हेलो गाइस, तो आज से हम एक नया एनीमे सोलो लेवलिंग को डॉप करने वाले हैं। एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो, सोलो लेवलिंग सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कोई एक बंदा सबको झुकने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं उसके सामने जो बड़ा सा स्टैचू होता है उसकी आंखों से आग निकल रहा था, जो कि एक आदमी को जलाकर राग में कन्वर्ट कर देता है। और उसके आसपास प्रेजेंट हुए सारे लोग ये सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर उन लोग के सामने हो क्या रहा है। अब आगे हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा हलचली हो रही होती है। तब वहाँ एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है कि क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर कैप्टन कहते हैं, तुम्हें भी पता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हथियार उन लोगों के सामने बेकार है, तो इसलिए हमें इस सिचुएशन को उन हंटर्स के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और यहाँ एक आइलैंड पर बहुत सारे हंटर्स बहुत बड़ी बड़ी चींटियों के साथ लड़ रहे होते हैं। इसी टाइम पर एक सोल्जर कहता है, अगर हम इन्हें जाने दिया तो यहाँ पर हर एक चीज खत्म हो जाएगी, तो इसलिए सभी लोग इन्हें यही रोकने की कोशिश करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ हंटर्स अपनी मैजिकल पावर से उन चींटियों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उन चींटियों के ऊपर उनके हमले का कोई भी असर नहीं होता और वो सारे बड़े बड़े चींटियां वो हंटर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें खाने लगती हैं। तभी इसी टाइम पर एक इंसान सोचता है, लगता है अब मेरा अंत आ गया है। लेकिन इसी टाइम पर वहाँ पर इस क्लास हंटर मीन आकर उसे बचा लेता है और अपनी हीलिंग मैजिकल पावर से उसके सारे जख्मों को ठीक भी कर देता है। लेकिन इसी टाइम पर और कुछ चींटियां उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसका साथी यूनशॉक उसके सामने प्रेजेंट होकर उसे बचा लेता है। और तब यूनशॉक और योनहो मिलकर वहाँ पर बाकी के चींटियों का काम तमाम कर देते हैं और उनको मार देते हैं। अब बाकी के नॉर्मल हंटर्स वो इस क्लास हंटर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी टाइम पर योनसॉक कहता है, मिन इस बार तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ गए। इसी टाइम पर मिन कहता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं कुछ लोगों का जान बचाना चाहता था और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा था कि तुम तो मुझे बचा ही लोगे। और अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक व्हाइट कलर की बड़ी सी चींटी हमला कर देती है और तब योनहो और योनशॉक उस चींटी के साथ लड़ने के लिए आगे आने लगते हैं। इसी टाइम पर जैसे ही योनशॉक अपनी लाइटनिंग अटैक से उस चींटी के ऊपर हमला कर देता है, योनहो भी उस चींटी के दांतों को तोड़ देता है और उसके बाद उसी के दांत को उसी चींटी के बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके चलते वो चींटी वहीं पर ही मर जाती है। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वैसे ही व्हाइट कलर के और भी बहुत सारे चींटी प्रेजेंट हो जाते हैं और वो चींटियां जैसे ही उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, योनहो कहता है, लगता है अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और तब योनहो और योनशॉक मिलकर उन सारी चींटियों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है दूर से और एक इस क्लास हंटर उन सब की फाइटिंग को देख रहा था और कहता है कि लगता है वो लोग टाइम पे वहाँ पर पहुँच गए, तो अब हमें इन्हें संभालना होगा। अब हमें दिखाया जाता है उस इस क्लास हंटर के पास भी बहुत सारी चींटियां मौजूद होती हैं और वो बंदे का नाम होता है चॉय और चॉय के साथ और भी बहुत सारे उसके हंटर दोस्त होते हैं। इसी टाइम पर चॉय अपने आँख से रेड कलर के बड़े बड़े चींटियों को मार गिराता है, लेकिन व्हाइट कलर की चींटियों को कुछ भी नहीं होता तो और अब वो बाकी हंटर्स को उन व्हाइट कलर के चींटियों के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। तो इसी टाइम पर दोबारा से हमें 10 साल की पुरानी बातें दिखाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग एक दिन अचानक से इस दुनिया में एक पोर्टल खुला जो कि इस दुनिया को अलग अलग डायमेंशन से लिंक करता है और उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और एलियंस रहते हैं, पर उन्हें मारने के लिए इंसानों के नॉर्मल हथियार किसी काम के भी नहीं है। और तब उनके साथ लड़ने के लिए कुछ इंसान आए जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज आ गई थी और तब से उन्हें हंटर्स कहा जाता है। और ये हंटर्स अपने पावर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक में डिवाइडेड हैं, जिसमें से सबसे टॉपर है एस रैंक और उसके बाद ए बी सी डी और सबसे लास्ट रैंक में है ई रैंक। और जब एक हंटर की पावर अवेकन हो जाती है तो वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले पर वो अपनी एबिलिटी को आगे अपग्रेड नहीं कर सकता। अब इसी टाइम पर दोबारा से सीन चेंज होकर आता है प्रेजेंट डेट पर और हमें एक शहर भी दिखाई जाती है जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक पोर्टल खुला हुआ देखते हैं। तब वहाँ केम अपने अगले मिशन के लिए डेंजर में जाने के लिए तैयार खड़ा था और तभी उसका दोस्त पार्क वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। तब केम कहता है, अरे पार्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुमने हंटर की तैयारी पर काम करना बंद कर दिया है। ये सुनकर सामने से पार्क बोलता है, वो मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हो गई।
ये सुनकर केम भी बोलता है, तो इसका मतलब तुम इस मिशन से पैसे कमाना चाहते हो, पर तुम चिंता मत करो, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसी टाइम पर पार्क बोलता है, मुझे तो बस चिंता इस बात की हो रही है, मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीजों को हरा पाऊंगा, उनके साथ लड़ भी पाऊंगा या नहीं। अभी इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस होता है सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर, आई मीन हीरो संग, और उसके आसपास प्रेजेंट हुए सारे लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी टाइम पर बर्क बोलता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से सभी लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। ये सुनकर केम बोलता है, ना 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 ना, जैसा तुम सोच रहे हो ये बंदा उससे बिल्कुल उल्टा है, ये तुम्हारे हंटिंग जॉब छोड़ने के बाद आया है और मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर है। इवन इफ ये तो ई रैंक के डेंजर में भी जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज हो जाता है। ये सुनकर बर्क बोलता है, क्या ये सच में इतना ज्यादा कमजोर है? इधर केम बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर ये यहाँ पर है इसका मतलब ये मिशन बहुत आसान होने वाला है, तो इसलिए जोर जोर से बातें करना बंद करो, ठीक है, नहीं तो वो सुन लेगा। अब संग सोचता है, मैंने तो पहले ही हर एक चीज सुन ली थी, पर जो भी वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। इसी टाइम पर वहाँ पर एंट्री होती है एक लड़की जिसका नाम है जूही। अब जूही संग को बोलती है, आखिरकार तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? ये सुनकर संग बोलता है, कुछ नहीं, ये तो बस अब हर बार की कहानी हो चुकी है। ये सुनकर जूही बोलती है, मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटलाइज थे। ये सुनकर संग बोलता है, वो एक ए रैंक डेंजर था और मैं उसमें बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। ये सुनकर जूही भी बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था? ये सुनकर संग भी बोलता है, बाकी सारे बंदे हाई रैंक के हंटर थे तो उन्हें हीलर की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी उसमें मेरी गलती थी क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा वीक हूँ। अब तो तुम्हें भी इस बात का एहसास हो ही गया होगा, तो चलो, मुझे लगता है अब मेरी जाने का वक्त आ गया है। इसी टाइम पर सान नाम का एक बंदा कहता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस मिशन का कैप्टन बनना चाहता हूँ। और अब हम देखते हैं ये बात को सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि सॉन एक हाई रैंक का हंटर होता है। और उसके बाद सारे बंदे एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। इसी टाइम पर केम कहता है, संग तुम हमारे पीछे रहना, ध्यान रखना कहीं तुम्हें दोबारा से चोट ना लग जाए। तब संग अपने नाइफ को देखकर सोचने लगता है, ये एक छोटी नाइफ है जिसके अंदर बहुत कम पावर है, पर मैं अपनी इनकम से बस इसे ही खरीद सकता हूँ। लेकिन ठीक है, तो चलो फिर आज कुछ कमाल कर दिखाते हैं। अब एक पर्सन प्रेसिडेंट के सामने उनके एक मीटिंग के बारे में कुछ पूछने लगता है, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट गो कहते हैं, वो हमेशा से सिर्फ एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि हमें इस डेंजर को ब्रेक होने नहीं देना है, और साथ में जो भी चीजें इन डेंजर से मिलती है उन सारी चीजों को उन्हें सप्लाई करते रहना है। और यहाँ हमें पता चलता है ये डेंजर ब्रेक एक ऐसी चीज है, अगर 7 दिन के अंदर अंदर जो डेंजर अपेयर हुआ है उसे क्लियर ना किया जाए तो उस डेंजर की जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सब बाहर आ जाएंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। तो अब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, अब गवर्नमेंट जो कह रही है उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग भी उन्हें डेंजर से मिली हुई चीजों को बेचकर जी रहे हैं, और जब तक हम उन मैजिकल मॉन्स्टर्स को काटते हैं तब उनके अंदर से एक क्रिस्टल निकलता है जिन्हें हम मैजिक जेम्स कहते हैं, और इन्हें ही बेचकर हम अपना पेट पालते हैं। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है सॉन्ग एक मॉन्स्टर को मारकर उससे क्रिस्टल निकाल लेता है और उसे लेकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर पीछे से उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसके चलते उसके टूटे फूटे चाकू पर एक क्रैक आ जाता है। अब ये देखकर सॉन्ग जैसे ही वो मॉन्स्टर के हाथों से जैसे तैसे बचते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा हमला करता है, हम देखते हैं सॉन्ग का वो चाकू पूरे तरीके से टूट जाता है और सामने से वो मॉन्स्टर सॉन्ग के पेट में वो तलवार को डाल देता है। लेकिन इसी टाइम पर पार्क आकर सैंग को बचा लेता है उस मॉन्स्टर के हाथ से, और जूही भी जब सैंग के पास प्रेजेंट हो जाता है, जूही को वो सैंग के बॉडी को हिल करने के लिए कहता है। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है बाकी सभी हंटर्स बहुत बहादुरी के साथ वो सारे मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे होते हैं। अब दोबारा से सीन चेंज होकर आता है प्रेसिडेंट गो के ऊपर, और वो कहते हैं कि जो भी मैजिकल जेम्स हम हाई रिकॉर्ड मैजिक बीस्ट के अंदर से हासिल करते हैं उन्हें हम पावरफुल वेपन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम ताकतवर मैजिकल बीस्ट्स को हरा सके, और उसके साथ साथ हम उनसे उनका क्रिस्टल भी छीन सकते हैं और बाद में उन्हें हम वेपन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सब मैजिकल जेम्स की तरह ताकतवर नहीं होते, पर यहाँ का गवर्नमेंट उन्हें एक न्यू तरीके की एनर्जी की तरह यूज करना चाहता है। ये चीजें न्यूक्लियर पावर जितनी खतरनाक नहीं है और हाइड्रो विंग और जियोथर्मल पावर से ज्यादा एफिशिएंट है, और इससे थर्मल पावर से भी कम एयर पोल्यूशन होता है, तो जिस वजह से ये एक आइडियल ग्रीन
मेस्कुलिन एनर्जी है उसी को आंखों में रखते हुए गवर्नमेंट मोनोक्रिस्टल और मैजिक जेम्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के तरीकों को ढूंढ रही है। और ये सारी चीजें हंटर्स के द्वारा लाई हुई चीजों के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो इसीलिए हंटर्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब वहाँ पर वो सारे हंटर्स उन मॉन्स्टर्स के बॉस को हरा देते हैं। अब सिंचन जो कर आता है जूही के ऊपर और वो सॉन्ग से कहती है, आखिरकार तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? देखना किसी दिन तुम्हें इस वजह से जरूर कुछ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें इस बार बहुत ज्यादा चोट लगी है। अभी सुनने के बाद सॉन्ग जैसे ही सॉरी बोलता है, सामने से जूही उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इसी टाइम पर बाकी के हंटर्स मैजिक जेम्स और मोनोक्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब सॉन्ग सोचता है, तो आखिरकार ये खत्म हो ही गया, पर इन सब से मैं बस एक लास्ट जेम्स को हासिल कर पाया हूँ, तो क्या मैं इसके लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा था? अब इसी टाइम पर उन्हें वहाँ पर एक ब्रेक दिखाई देती है, तो ये देखकर वहाँ प्रेजेंट हुआ एक इंसान बोलता है, तो क्या ये एक डबल इंजन है? मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुई एक लड़की कहती है, शायद तुमने सही कहा है, क्योंकि चाहे हमने इन लोगों के बॉस को हरा दिया है, पर फिर भी ये डेंजन अभी भी क्लोज नहीं हुई है। इसी टाइम पर किम कहता है, शायद हमें इस केव के अंदर और भी काफी सारी चीजें मिले। तब सॉन्ग कहता है, हमें इस सिचुएशन में हंटर्स एसोसिएशन को पहले रिपोर्ट करनी चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये सुनकर किम कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो हंटर्स हमारे बाद आएंगे हम बाकी बची चीजें उनके लिए छोड़ दें? इसी टाइम पर पाक कहता है, ये बस एक डी रैंक का डेंजर है, तो इसलिए हमें ज्यादा कुछ ना सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी टाइम पर किम बोलता है, ये पाक का वाइफ प्रेग्नेंट है, पर यहाँ तो बहुत कम मोनोक्रिस्टल्स हैं, तो इसके वजह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर शॉन्ग कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर ये बात सच है कि इसके आगे कोई अननोन खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो सकता है, तो चलो फिर वोट करते हैं। अब इसी टाइम पर वोटिंग के बाद हमें पता चलता है जाने वाले बंदों का और ना जाने वाले बंदों के बीच में टाई हो जाता है। इसी टाइम पर किम कहता है, अभी सिर्फ सॉन्ग ने ही वोट नहीं दिया है, तो सॉन्ग तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? अब सॉन्ग सोचता है, मैं जानता हूँ कि ये डी रैंक डेंजर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मेरे फादर के गायब होने के बाद मैं ही हूँ जो कि अपने फैमिली के लिए पैसा कमा रहा है, और मेरी माँ इस टाइम हॉस्पिटल में है और मेरी बहन को कॉलेज भी जाना है, तो उसके लिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब वो एकदम से जोश में आकर अंदर जाने के फेवर में वोट कर देता है। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है एक जगह पर एक ब्लैक क्रिस्टल की मदद से सभी हंटर्स को उनके पावर्स के अकॉर्डिंग रैंक में बांटा जा रहा होता है, और बाहर अलग अलग एजेंसीज उन हंटर्स को हायर करने के लिए उन्हें कन्विंस कर रही होती है। तभी इसी टाइम पर एक पर्सन शॉय को बताता है कि हमारे एसोसिएशन में एक डी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स ज्वाइन करने के लिए मान चुके हैं, और यहाँ पर सब कुछ बड़े आराम से चल रहा है। तब सामने से शॉय कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इसीलिए तुम्हें अगर कोई भी टैलेंट दिखाई दिए तो फिर तुम कुछ बिना सोचे समझे उसको रिक्रूट कर लो, पर मुझे लगता नहीं है कि हमें चार्ज से कोई हंटर मिल भी सकती है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शहर में 2 लोग एक लेडी का पर्स लेकर भाग जाते हैं, मतलब वो लोग चोर होते हैं। अब इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है चाय, और चाय उन दोनों चोरों को बहुत गंदे तरीके से सबक सिखाती है, और उन 2 चोरों से उस लेडी का बैग भी ले लेती है। अब आसपास प्रेजेंट हुए सारे लोग चाय को देखकर काफी खुश होते हैं। अब चाय बढ़ती हुई भीड़ को देखकर वहाँ से गायब हो जाती है, और सिंचन जो कराता है शैंक के टोली के ऊपर, और सारे लोग आग जलाकर अब केव के अंदर जाने लगते हैं। इसी टाइम पर एक बंदा बोलता है, बॉस के हार जाने के बाद ये पोर्टल्स 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं, और हम लोग यहाँ पर पिछले 40 मिनट से चल रहे हैं, तो इसलिए अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट ही बाकी है। इसी टाइम पर संग जूही से कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरे वोट की वजह से तुम लोगों को यहाँ पर अंदर आना पड़ा, तो जूही क्या तुम ठीक हो? ये सुनने के बाद जूही एकदम से भड़कते हुए सैंग को बोलती है, आखिरकार कोई इस हालत में कैसे ठीक हो सकता है? क्या तुम्हें एहसास भी है कि अगर वो तुम पर थोड़ा और ऊपर वार कर देता तो तुम उससे टाइम मारे जाते? मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे जख्मों को ठीक किया था, और देखो तुम तो पागलों की तरह यहाँ अंदर ही घुसे जा रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग घुटने पर है या फिर खराब है? ये सुनकर संग बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है, और जूही को माफी मांगते हुए बोलता है, ये सिर्फ एक डी रैंक की हिलर जूही है, और सिर्फ इसी की वजह से ही मैं अब तक जिंदा हूँ। इसी टाइम पर जूही कहती है, अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो फिर तुम्हें अगली बार मुझे खाना खिलाना होगा। ये सुनकर संग सरप्राइज हो जाता है। अब जूही थोड़ा सा शांत होकर बोलती है, इसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता? इसी टाइम पर सैंग शर्माते हुए बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसी टाइम
पर सबको यहाँ पर बॉस का रूम मिल जाता है। इसी टाइम पर किम कहता है, इतने बड़े दरवाजे को देखना तो बहुत रेयर है, तो चलो अब अंदर चले, क्योंकि अब हम बिना कुछ हासिल किए वापस नहीं जा सकते। तो चलो फिर सभी लोग इकट्ठा अंदर जाते हैं और इकट्ठा बाहर आते हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना कैप्टन? इसी टाइम पर सॉन हाँ कहता है। इसी टाइम पर हमें हंटर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और प्रेसिडेंट को कहते हैं, आप सब यहाँ स्वागत है। आप में से कुछ लोग फ्यूचर में हंटर्स बनेंगे और कुछ लोगों को ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। और ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। और एक हंटर बनना अपने लाइफ को जोखिम में डालने वाला काम है। चाहे आपने बहुत सारे मिशन किए हो, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपनी आसपास की चीजों का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर वो सभी लोग जो लोग सैंग के साथ थे वो लोग उस बंद दरवाजे को खोल देते हैं और तभी उनके एंटर करते ही सारे मिसाइलें चलने लगते हैं। इसी टाइम पर एक इंसान कहता है, इस तरीके के डेंजर में तो हम पहली बार आए हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर ये किस तरीके के स्टैचूज हैं? ये तो बहुत ज्यादा पुराने लग रहे हैं और इनमें से कुछ के पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। इसी टाइम पर शंग कहता है, यहाँ पर जो सही वाला स्टैचू है ये तो सबसे बड़ा है। इसी टाइम पर एक बंदा बोलता है, क्या यहाँ पर कोई मैजिकल बिस्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज काफी शांत लग रहा है। तब इसी टाइम पर शंग को एक मैजिकल सर्कल दिखाई देता है और यहाँ कुछ लोग वहाँ प्रेजेंट हुए पुराने लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सॉन्ग को बुलाने लगते हैं। अब इसी टाइम पर सॉन्ग उन पुराने लैंग्वेज को पढ़ते हुए सबको बताता है, द कमांडर्स ऑफ द कैनन टेम्पल। इसका पहला रोल है ईश्वर की पूजा करना और दूसरा ईश्वर की तारीफ करना, तीसरा ईश्वर पर विश्वास रखना और जो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे वो इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। इसी टाइम पर जूही सॉन्ग से कहती है, वहाँ देखो, वहाँ वो बड़ी वाली स्टैचू की आंखें अभी अभी हिली थी और वो हमारी तरफ ही देख रही थी। ये सुनकर सैंग बोलता है, अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें कोई बहम हुआ है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो कमरे का बड़ा सा दरवाजा लॉक हो जाता है। अब उस कमरे का बंद दरवाजे को देखकर सारे बंदे पैनिक कर जाते हैं और बोलते हैं, क्या हम फंस चुके हैं? इसी टाइम पर और एक इंसान कहता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने इस डेंजर को कुछ ज्यादा ही आसान समझ लिया था। हमें तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई खजाना मिले तो तुम उसे अपने साथ आपस में ही बांट लेना। तो इसलिए अलविदा। और तभी हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा उस दरवाजे को हाथ लगाता है, उस दरवाजे का पहरेदार उसे मार देता है। ये देखकर सारे बंदे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और ये देखकर एक बंदा बोलता है, क्या हमें इससे लड़ना पड़ेगा? इसी टाइम पर संग सोचता है, जो अभी अभी मरा है आखिरकार उसका रैंक क्या था? लेकिन अभी इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे जैसे ए रैंक हंटर से तो ताकतवर ही होगा। और फिर भी वो पलक झपकते ही मारा गया। ये तो बहुत अजीब है। क्या ये सच में एक डी रैंक डेंजर है? क्या यहाँ पर ऐसे भी क्रिएचर्स होने चाहिए थे? इसी टाइम पर सॉन कहता है, अगर ये स्टैचू यहाँ से मूव कर सकता है तो इसका मतलब बाकी के स्टैचू भी अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। अब संग एक बड़े वाले स्टैचू की आंखों को देखने लगता है और अब सैंग देखता है वो बड़े वाली स्टैचू की आंखें अचानक से उसी को ही देखने लगती है। अब सैंग बताता है, मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन में फंसा हूँ। मैं अपने पहले ही रेड मिशन में अपनी टीम से अलग हो गया था और मुझ पर एक ई रैंक की मैजिक बिस्ट ने हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं काफी हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहा। एक बार तो मैं एक भूल भुलैया में फंस गया था जहाँ पर मुझे काफी टाइम तक खाना भी नसीब नहीं हुआ था। मेरे लिए लो रैंक के डेंजर भी जिंदगी और मौत का टेंशन है और ये हंटन से कमाया हुआ पैसा मैं एडवांस वेपन को खरीदने के लिए यूज किया था। और ऐसे सारे हंटर्स करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट को हरा सके और हायर रिवर्स इकट्ठा कर सके। पर मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सस्ता सा चाकू है और अगर ये भी तबाह हो जाएगा तो फिर मुझे मैजिकल बीस्ट से खाली हाथ लड़ना पड़ेगा। पर मुझे फिर भी किसी भी कीमत पर इस डेंजरियस टेंजोन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे जीने के लिए पैसों की जरूरत है और क्योंकि मेरे लिए हर टेंशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए मैं उन सभी में उनकी कमजोरियां ढूंढता हूँ और उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ। और तभी वहाँ वो सबको छुपने के लिए कहता है और हम देखते हैं उस स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है जो कि एक आदमी को जलाकर राख कर देता है और सभी लोग
लोग ये देखकर काफी डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी टाइम पर संग डर के मारे सोचता है आखिर यहाँ पर ही क्या हो रहा है और हम लोग यहाँ पर कैद हो चुके हैं यार, और यहाँ से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? अब इसी के साथ ही यहीं पर एंड होता है सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड 1। अब एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है सब उस मिस्टीरियस चैम्बर के अंदर चिल्लाते हुए बोल रहे थे आखिर ये है क्या, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, जो यहाँ से भागोगे वो मारे जाओगे। तो ये सुनकर बाकी के लोग बोलते हैं तो आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, हम यहीं पर ही मर जाएं। अब वहीं पर मिस्टर शॉन सबको समझाते हुए बोलते हैं बस कोई अपनी जगह से मत हिलो, नहीं तो ये स्टैच्यूज दोबारा से हमारे ऊपर हमला कर देंगे। इसी टाइम पर शॉन शॉन्ग चिनबू के पास आके उसे थैंक्स करते हुए बोलते हैं हम आज तुम्हारी वजह से ही जिंदा हैं। अब जब शॉन शॉन्ग चिनबू को सारे क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं सामने से, शॉन्ग चिनबू बोलता है अरे नहीं, मुझे बस ये डरावना लगा इसीलिए मैंने चिल्लाया था। इसी टाइम पर वो नोटिस करता है मिस्टर शन का हाथ कट चुका है। तो शन सामने से बोलते हैं मैंने लोगों को इससे भी बदतर सिचुएशन में देख चुका हूँ। इसी टाइम पर शॉन्ग चिनबू मिस्टर शॉन के हाथों में पट्टी लगा देता है। अब मिस्टर शॉन शॉन्ग चिनबू को बोलते हैं ये जो जूही है ये थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप की लड़की है, जिसकी वजह से ये बी रैंक की किलर होने के बावजूद इसको इजी टास्क दिए जाते हैं। लेकिन शॉन्ग तुम्हें याद है वो मंदिर के पट्टी में क्या लिखा था? पहला था भगवान का सम्मान, दूसरा था उसकी तारीफ करो, तीसरा था अपनी भक्ति को साबित करने के लिए तुम्हें जो करना है वो करो, और जो ये नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इसी टाइम पर ऑथर हमें बोलता है 10 साल पहले कुछ ऐसे टर्नल्स सबके सामने आए जो कि हमारे दुनिया को दूसरे डायमेंशन के साथ जोड़ लिया, और तब से ही ये सारी अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा और कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए जिन्हें हम हंटर कहते हैं, जिनका काम उन दानवों को हराना है जो ये पोर्टल से बाहर आते हैं। और इन हंटर्स की शक्ति कभी जागृत होने के बाद खत्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनको भी गेट की दूसरी तरफ कुछ ऐसे दानव मिल जाते हैं जो कि डर के मायने ही बदल देते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है हमारा हीरो शॉन्ग की बहन जिन्ना के ऊपर, जो कि अपनी एक दोस्त को बोल रही होती है आखिर तुम थे कहाँ, आज तुम बहुत लेट हो गए। सामने से उसकी दोस्त बोलती है वो सब छोड़ो, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना। ये सुनकर जिना भी काफी खुश हो जाती है और अपना भाई के बारे में बताते हुए बोलती है हाँ वो सिर्फ ई क्लास की हंटर है जिसके चलते वो हर रोज चोट खाकर घर पे लौटता है, लेकिन तुम ये सब के बारे में क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर उसकी दोस्त बोलती है कुछ नहीं, बस यूं ही। अब सीन चेंज होकर आता है शॉन के ग्रुप के ऊपर। शॉन बोलते हैं हम इस चीज के साथ लड़ नहीं सकते, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ कुछ न कुछ तो करना होगा। इसी टाइम पर एक बंदा गुस्सा होकर बोलता है मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला, मैं अपने स्पीड के साथ पक्का यहाँ से भाग जाऊंगा। और जब वो ऐसे करता है एक स्टैचू अपने आंखों से कुछ लाइट्स को रिलीज करते हुए उस बंदे के दोनों पैरों को ही काट देता है। ये देखकर शॉन्ग समझ जाता है और बोलता है इसका मतलब ये चाहे तो हमें एक ही सेकंड में मौत के घाट उतार सकता है, वो भी कोई कीड़े मकोड़ों की तरह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो हमें इंस्टेंट क्यों नहीं मार रहा। इसी टाइम पर शॉन्ग को कुछ याद आता है तो वो मिस्टर शॉन को पूछता है मिस्टर शॉन्ग वो पहला नियम आखिर था क्या, मुझे बताइए। ये सुनकर शॉन बोलते हैं देवता का सम्मान करना। ये सुनकर शॉन्ग जैसे ही अपने जगह पर खड़ा होता है और उस स्टैचू के तरफ जाने की कोशिश करता है, वो स्टैचू के सोल प्रेशर की वजह से वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन इसी टाइम पर जब वो अपना सर उस स्टैचू की तरफ झुका देता है वो स्टैचू उसका कुछ नहीं करता। और ये चीज को जब शॉन्ग अपने सारे दोस्तों को बोलता है उसके बाकी के सारे दोस्त कुछ टाइम तक हेजिटेशन करने के बाद वो स्टैचू के सामने आखिर अपने सर को नीचे झुका ही देते हैं, जिसके चलते हमें भी दिखाया जाता है वो स्टैचू एकदम से भयानक तरीके से हंसने लगता है और उसकी दांत दिखाने लगता है। इसी टाइम पर बॉर्क जैसे ही देखता है वो स्टैचू कुछ कर नहीं रहा, वो अपनी जगह पर खड़ा होकर नाचने गाने लगता है और बोलता है देखो देखो वो हमला नहीं कर रहा। ये देखकर बाकी के बंदे भी अपनी जगह पर खड़े होकर खुश होने लगते हैं। लेकिन क्या हम सच में बच गए, क्या अब हम घर जा सकते हैं। लेकिन इसी टाइम पर शॉन्ग अपने मन ही मन सोचता है नहीं शायद अभी नहीं। अब सचमुच हमें दिखाया जाता है वो सारे स्टैचूज अपनी जगह से खड़ा हो जाते हैं। ये देख मिस्टर शॉन्ग को बोलने लगते हैं आगे हमें क्या करना है। तो शॉन्ग बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो यहाँ के नियमों को हमें नहीं तोड़ना है और सेकंड नियम के अनुसार हमें इसकी तारीफ करना होगा। इसी टाइम पर एक लंबे बालों वाला सूट बूट पहना हुआ बंदा बोलता है रुको मुझे ट्राई करने दो, मुझे आता है। अब वो मूर्ति के तरफ जाते हुए बोलता है सारे देवताओं का तारीफ
करने का तरीका एक जैसा ही होता है। वो हाथ जोड़कर अपने आँखों को बंद करके बोलने लगता है, हे देवता, हमारे महान शासक जो दुनिया में व्यवस्था लाते हैं वो बहुत अच्छे हैं और हम प्रार्थना करते हैं आप हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन इसी टाइम पर वो देखते हैं वो बड़ा सा स्टैचू काफी रूथलेस तरीके से उस बंदे के ऊपर अपना पैर को रख देता है, जिसके चलते वहीं पर ही उसका मौत हो जाता है। और ये सीन को देखने के बाद सारे बंदे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और जो लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं उनके ऊपर वो स्टैचू अपने पैर को रख के उनका वहीं पर ही काम तमाम कर देता है। इसी टाइम पर पाक जैसे ही भागते भागते एक जगह पर रुक जाता है, उसको पीछे से एक सिपाही अपने तलवार से 2 हिस्से में डिवाइड करते हुए मार देता है। इसी टाइम पर शॉन्ग जूही का हाथ पकड़कर भागते हुए सोचता है, आखिर मैं ये मॉन्स्टर का तारीफ करूँ तो करूँ कैसे, लेकिन मैं जूही को भी यहाँ पर अकेले मरते हुए नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब वो सारे स्टैचूज के हाथों में देखने लगता है वो क्या क्या वेपन्स को पकड़े हुए हैं। तो अब वो अपने सारे दोस्तों को बोलता है जिन जिन स्टैचू के हाथ में वेपन्स हैं उनको छोड़कर जिन जिन के हाथों में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके सामने प्रेजेंट हो जाओ। वो वार नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही सारे बंदे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने जाते हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने आप ही बजने लगता है। इसी टाइम पर जैसे ही सॉन्ग और जूही वो दोनों एक इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के पास जाते हैं, वो स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाता। तो सॉन्ग समझ जाता है वहाँ पर 2 जन है, इसीलिए वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर रहा है। तो वो जूही को वहीं पर अकेले छोड़कर वहाँ से भागते हुए दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है। और इसी टाइम के दौरान एक पावरफुल स्टैचू सॉन्ग जिनबू के जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और सॉन्ग जिनबू भी खुद को बचाने के लिए आगे भाग रहा होता है। लेकिन इसी टाइम पर पीछे से वो बड़ा सा स्टैचू का पैर जिनबू को जकड़ लेता है। लेकिन जिनबू जैसे तैसे करके खुद को संभालता है। घायल होने के बाद भी वो जैसे तैसे करके उस स्टैचू के और एक वार से खुद को बचाता है। और यहाँ हमें शॉन्ग का फेस खून से लथपथ दिखाया जाता है और वो नीचे रेंगते हुए जैसे तैसे करके और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा हुआ मूर्ति के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब जब आसपास की सिचुएशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आता है, जूही सीधे के सीधे भागते हुए सॉन्ग के पास आती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन इसी टाइम पर जब वो सॉन्ग जिनबू के पैर को देखती है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि जिनबू के बॉडी से उसका राइट साइड का पैर उससे बहुत दूरी पर पड़ा था। थोड़ी टाइम के बाद जूही अपने हीलिंग पावर से जब सॉन्ग को रिकवरी करने की कोशिश करती है, सॉन्ग जूही को रोक रहा होता है। लेकिन जूही नहीं मानकर जब सॉन्ग को ठीक करने की कोशिश करती है, उसके आंखों से, नाक से और मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर सॉन्ग जूही को रोक देता है। अब आसपास की सिनेरियो को देखकर सारे लोग मिस्टर शॉन के ऊपर सारे इंजाम डालने लगते हैं। लेकिन शॉन वो सबको समझाते हुए बोलता है ये सिचुएशन किसी के ऊपर इंजाम डालने का नहीं है, हम सबको हौसला रखना पड़ेगा क्योंकि और एक नियम बाकी है। अब इसी टाइम पर उन सबको अपने आसपास अर्थक्वेक का महसूस होता है और जमीन के नीचे से एक बड़ा सा स्टेज निकलता है जो कि होता है वो बड़े से कमरे के बीच में, और वो होता है एक बलिस्तान। अब बलिस्तान के बारे में शॉन सबको समझाते हुए बोलता है एंशिएंट बुक्स में ये बलिस्तान का जिक्र किया गया है, जिस जगह पर कोई एक खजाना या फिर कोई इंसान का यहाँ पर बलि दी जाती है, और यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद किम सीधे के सीधे अपने तलवार को निकालकर मिस्टर शॉन के गले पर रखता है और बोलता है ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है, जिसके चलते तुम्हें ही अपना बलि देना होगा। ये सुनने के बाद मिस्टर शॉन सारे जिम्मेदारियों को अपने सर पर रख के बलिस्तान के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही मिस्टर शॉन उस बलिस्तान के राउंड के बीच में अपेयर होते हैं, उनके पीछे एक आग जलने लगता है। इसी टाइम पर जिनबू मन ही मन सोचता है ये सिर्फ मिस्टर शॉन की गलती नहीं है, यहाँ पर आने के लिए हम सब राजी हुए थे। तो वो अपने 2 दोस्तों को बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन वो बलिस्तान को मुझे करीब से देखना है। ये सुनकर उसके 2 दोस्त उसको पकड़ते हुए बलिस्तान के पास ले जाते हैं। अब जैसे ही वो तीनों उस बलिस्तान के राउंड के अंदर घुसते हैं और 3 आग उनके पीछे चलने लगते हैं। अब इसी टाइम पर जिनबू सोचता है अगर हम 7 दिन के अंदर अंदर ये डेंजर को बंद नहीं किए
तो फिर इसके अंदर से अलग अलग तरीके के क्रिएचर हमारे दुनिया में प्रेजेंट होकर हमारे दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। तो हम लोगों को जैसे तैसे करके 7 दिन के अंदर अंदर ये पोर्टल से बाहर जाना है और ये डेन जोन को ब्रेक करना है। अब हमें दिखाया जाता है शॉन्ग की बहन जीना अपनी माँ को हॉस्पिटल में मिलने आई थी, क्योंकि उन दोनों की माँ पता नहीं कितने सालों से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब जीना अपने माँ को उसके साथ कुछ दिनों से क्या हो रहा है वो सब काफी खुशी खुशी बताती है। अब सीन चेंज होकर दोबारा आता है शॉन्ग के ऊपर। शॉन्ग पीछे से एक मिडिल एज मैन और जूही को उस सर्कल के अंदर बुलाता है। अब जब वो दोनों भी उस सर्कल के अंदर अपेयर हो जाते हैं, वो पूरे सर्कल को क्रिएट करते हुए जो आग जल रहा था वो कंप्लीट हो जाता है और जो बलिस्तान था उसके अंदर से बहुत सारे थंडर बाहर आने लगते हैं। अब वो थंडर भी और एक बड़ा सर्कल को क्रिएट करते हुए ब्लू कलर के आग अपेयर करने लगते हैं। इसी टाइम पर वो बड़ा सा गेट जो पता नहीं कितने घंटों से बंद था वो ओपन हो जाता है। अब वो ब्लू कलर का फायर सर्कल टाइमर की तरह धीरे धीरे बुझने लगता है। इसी टाइम पर कुछ लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि अब हम बच सकते हैं, लेकिन थोड़े सेकंड के अंदर अंदर वो देखते हैं जैसे जैसे वो ब्लू कलर का आग डिसअपियर हो रहा है, उनके आसपास जो सिपाही के बेस में मूर्तियाँ होती हैं वो उन्हीं लोगों के करीब आने लगते हैं। इसी टाइम पर शॉन्ग कुछ नोटिस करते हुए बोलता है कोई भी अपनी आंखों को बंद मत करो, जब तक हम ये मूविंग मूर्तियों को देखते रहेंगे वो लोग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाएंगे, वो हमारे करीब नहीं आएंगे। अब जब वो लोग शॉन्ग के बात मानते हैं वैसा ही होता है, लेकिन इसी टाइम पर एक लड़की डरते हुए अपने आंखों को बंद करके उस दरवाजे के उस पार भाग जाती है। उसे भागते हुए देख पीछे से चिल्ला चिल्ला कर शॉन्ग उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती। इसी टाइम पर जैसे ही और एक बंदा भी उस सर्कल से बाहर उस गेट के बाहर चला जाता है, उसके साथ साथ वो येलो कलर का लाइट बुझ जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो ब्लू कलर का लाइट एकदम टाइमर की तरह ही बुझ रहा था। अब 2 बंदों को भागते हुए देख जब बाकी के बंदे उस कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, जिम्बू उनको रोकते हुए समझाने लगता है ये ब्लू कलर का फायर टाइमर की तरह है, जब ये टाइमर खत्म हो जाएगा हम लोग काफी इजीली ये टनल से जिंदा बच सकते हैं, लेकिन तब तक हमें ये मूर्तियों को देख देख कर इनको अपनी जगह फ्रीज रखना होगा। लेकिन इसी टाइम पर मिस्टर केम बोलता है अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच नहीं हुआ तो अगर टाइमर खत्म होने के साथ साथ हम लोग भी मर गए तो मैं इस टाइम पर अपने फैमिली को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं मर सकता, तो मुझे यहाँ से भागना होगा। ये बोलते हुए वो मिस्टर केम रोने लगता है और सचमुच कुछ टाइम के बाद वहाँ से भाग जाता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है उस सर्कल के अंदर बसते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे, और अब शॉन्ग देखता है उसके चारों तरफ के मूर्तियाँ काफी स्पीडली आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी टाइम पर मिस्टर शॉन्ग और जूही को बोलते हैं तुम दोनों को अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम तीनों में से कोई यहाँ पर रहेगा ये दरवाजा खुला रहेगा और तुम दोनों अभी के लिए बच्चे हो, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरा क्या है, मैं तो ऑलमोस्ट बुढ़ा हो ही चुका हूँ। ये सुनकर जूही जैसे ही सॉन्ग को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, अचानक से उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती क्योंकि उसने सॉन्ग के पैर को सही करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया था। तो ये जानने के बाद सॉन्ग बोलता है मिस्टर शॉन आप जूही को लेके यहाँ से भाग जाइए। और अब सॉन्ग जूही के हाथ में एक क्रिस्टल थमा देता है और बोलता है मैंने तुम्हें खाने पर ले जाने का वादा किया था, तो तुम ये क्रिस्टल रख लो, इससे कुछ खाना खा लेना, अगर कुछ पैसे बच जाए तो मेरे लिए रख लेना, अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मैं उस पैसे को तुमसे लेने के लिए चला जाऊंगा, अगर नहीं तो बाकी के पैसे तुम अपने पास रख लेना। ये सुनकर जूही बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है, तो मिस्टर शॉन उसके गले पर वार करके उसको बेहोश कर देते हैं और उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। अब उस कमरे में बसता है कौन, सिर्फ हमारा हीरो सॉन्ग। अब अपने आंखों के सामने अपनी मौत को देखकर सॉन्ग सोचता है मुझे डेथ इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए थी, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो। अब ये सारी बातों को सोचते सोचते वो अपने साइड में गिरा हुआ तलवार को पकड़कर सोचने लगता है नहीं 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 नहीं, मैं इसे मर नहीं सकता, मैं इस तलवार से इन लोगों के साथ जरूर लड़ूंगा और कम से कम एक को मार के तो मैं मरूंगा। अब जैसे ही वो सारे मूर्तियाँ सॉन्ग के ऊपर हमला करते हैं, सॉन्ग धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा घायल होने लगता है और सॉन्ग भी खुद को बचाने के लिए अपने डिफेंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो पावरफुल मूर्तियों के वार की वजह से उसके दोनों हाथ भी कट के उससे काफी दूर चले जाते हैं। अब वो सारे सिपाही मिलकर सॉन्ग को एक मक्खी की तरह मारने लगते हैं, जिसके वजह से सॉन्ग के बॉडी के हर एक पार्ट से खून की नदियां बहने लगता है। लेकिन अभी भी सॉन्ग हार मानने को तैयार नहीं था और वो जब भी खड़े होकर किसी के साथ लड़ने की कोशिश करता है, उसके ऊपर दोबारा से कोई मूर्ति हमला कर देता है, जिसकी
जिसके वजह से वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। अब सॉन्ग के खून से वो पूरा बलिस्तान खून से लथपथ हो जाता है। अब इसी टाइम पर सॉन्ग समझ जाता है इस जगह के तीनों रूल वो तीनों ही यहाँ पर लोगों को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि अगर कोई भी इसके अंदर घुसेगा तो फिर मरने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो वो उन सारी मूर्तियों को बहुत ही ज्यादा गुस्से में गाली देने लगता है और वो रोते रोते चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहता। अब जैसे ही वो देखता है एक मूर्ति उसको बस मारने के लिए अपना आखिर वार करने ही वाला होता है, वो मन ही मन सोचता है, काश मुझे जिंदा रहने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ एक मौका और मिलता। और अब वो जो टाइमर चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है और हमें यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था, कॉरेज ऑफ द वीक टिक। अब तुम हमारे एक प्लेयर बनने के काबिल हो, क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो? अब इसके साथ ही खत्म होता है सोलो लेवलिंग का ये वाला एपिसोड।